सोमवार को भारतीय शेयर बाजार कमजोरी के साथ बंद हुआ क्योंकि दिसंबर सीरीज की एक्सपायरी से पहले निवेशक काफी सतर्क नजर आए। इसी दबाव में निफ्टी 26,000 के नीचे फिसल गया और बाजार का ओवरऑल मूड कमजोर रहा। सेंसेक्स करीब 346 अंकों की गिरावट के साथ 84,696 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी लगभग 100 अंक टूटकर 25,942 के स्तर पर आ गया। निफ्टी के करीब 35 शेयर लाल निशान में बंद हुए और कई स्टॉक्स में 2% तक की गिरावट देखने को मिली। बैंकिंग सेक्टर ने बाकी बाजार के मुकाबले थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया। निफ्टी बैंक लगभग सपाट बंद हुआ और सिर्फ 79 अंकों की हल्की गिरावट के साथ 58,932 के स्तर पर टिके रहने में कामयाब रहा। मिड कैप स्टॉक्स में भी दबाव साफ दिखा, जहां मिड कैप इंडेक्स 313 अंक गिरकर 60,001 पर बंद हुआ। इससे ये संकेत मिला कि निवेशक फिलहाल जोखिम लेने से बच रहे हैं। सेक्टर वाइज देखें तो मेटल स्टॉक्स ने दिन की शुरुआत अच्छी की, लेकिन ऊपरी स्तरों से तेज फिसल गए। इसके उलट कमजोर बाजार के बावजूद एफएमसीजी स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली, जहां टाटा कंज्यूमर और एशियन पेंट्स निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल रहे। रेलवे स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद मुनाफा वसूली देखने को मिली। आईआरएफसी और आरवीएनएल करीब 5% की गिरावट के साथ बंद हुए, जिससे साफ हुआ कि निवेशक अब प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। HFCL, NCC और टीटागढ़ रेल सिस्टम्स में 2 से 5% तक की तेजी देखी गई। ये शेयर FNO से बाहर होने से पहले मजबूत खरीदारी के चलते ऊपर बंद हुए। क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट का फायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिला। HPCL और BPCL 1% से ज्यादा चढ़कर बंद हुए, जिससे इस सेक्टर में थोड़ी राहत देखने को मिली। वोडाफोन आइडिया राहत पैकेज की उम्मीदों के चलते फोकस में रहा। शेयर निचले स्तरों से संभलता हुआ नजर आया और दिन के अंत में कुछ हद तक रिकवरी दिखी। एनालिस्ट्स के मुताबिक साल के अंत और छुट्टियों की वजह से बाजार में ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी कम रहा है। दिसंबर में निफ्टी 50 का औसत डेली वॉल्यूम करीब 25 करोड़ शेयर रहा, जो नवंबर के 30 करोड़ शेयरों से कम है। चॉइस ब्रोकिंग के रिसर्च एनालिस्ट आकाश शाह का कहना है कि कैलेंडर ईयर के अंत और हॉलिडे सीजन की वजह से बाजार में भागीदारी घट गई है। इसी कारण बाजार में सुस्ती और सीमित मूवमेंट देखने को मिल रही है। मार्केट सेंटिमेंट पर FII की लगातार बिकवाली का भी असर दिखा। शुक्रवार को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 317.56 करोड़ रुपए के शेयर बेचे और ये लगातार चौथा सत्र था जब FII की नेट बिकवाली दर्ज की गई। क्रूड ऑयल की कीमतों में आई तेजी भी निवेशकों के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। ब्रेंट क्रूड करीब 1.04% चढ़कर $61.27 प्रति बैरल पर पहुंच गया, जिससे भारत के आयात बिल और महंगाई को लेकर आशंकाएं बढ़ी। ग्लोबल मार्केट से भी खास सपोर्ट नहीं मिला। अमेरिकी बाजार शुक्रवार को सपाट बंद हुए, जबकि एशियाई बाजारों में जापान का निकेई गिरावट के साथ ट्रेड करता नजर आया। डोमेस्टिक करेंसी मार्केट में भी दबाव देखने को मिला। डॉलर के मुकाबले रुपया शुरुआती कारोबार में 5 पैसे गिरकर 89.95 पर आ गया, जिसका कारण विदेशी निवेशकों की बिकवाली और शेयर बाजार की कमजोरी रही। मार्केट में बढ़ती अनिश्चितता को इंडिया विक्स भी दिखा रहा है। विक्स करीब 6% से ज्यादा उछलकर 9.71 के स्तर पर पहुंच गया, जो ये बताता है कि निवेशक फिलहाल सतर्क और थोड़े घबराए हुए हैं। 3 साल की लगातार गिरावट के बाद फेयरकेम ऑर्गेनिक्स के बायबैक ऐलान ने निवेशकों का ध्यान फिर से स्टॉक की तरफ खींच लिया है। फेयरकेम ऑर्गेनिक्स ने 800 रुपए प्रति शेयर के भाव पर 34 करोड़ रुपए तक के शेयर का बायबैक का ऐलान किया है। फेयरकेम ऑर्गेनिक्स का शेयर अगस्त 2022 में करीब 2,449 रुपए के ऑल टाइम हाई पर था, लेकिन उसके बाद लगातार गिरते हुए अब करीब 700 रुपए के आसपास आ गया है। इस गिरावट में कंपनी का मार्केट कैप भी सिमटकर लगभग 900 करोड़ रुपए रह गया है। 29 दिसंबर को शेयर कमजोर शुरुआत के बाद जैसे ही बायबैक की खबर आई, उसमें तेज हलचल देखने को मिली। शेयर 678 रुपए तक फिसलने के बाद 700 रुपए के ऊपर निकल गया, जिससे साफ हुआ कि बाजार इस खबर को पॉजिटिव संकेत मान रहा है। अब बात करते हैं हिंदुस्तान कॉपर की, जहां तेजी खुद एक चेतावनी बनती नजर आ रही है। करीब 47,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली कंपनी में कुछ ही घंटों में 8,175 करोड़ रुपए का ट्रेडिंग वॉल्यूम बन जाना निवेशकों के लिए बड़ा अलर्ट है। इतना भारी वॉल्यूम आमतौर पर तभी दिखता है जब बड़े निवेशक भी एक साथ खरीद बिक्री में सक्रिय होते हैं। कंपनी के फ्री फ्लोट की वैल्यू करीब 15,950 करोड़ रुपए है। ऐसे में सीमित शेयरों में इतना वॉल्यूम कीमतों को बहुत तेजी से ऊपर नीचे कर सकता है। हिंदुस्तान जिंक के शेयरों ने हाल के दिनों में करीब 30% की तेज रैली दिखाई, लेकिन अचानक आई गिरावट ने निवेशकों को चौंका दिया। शेयर मजबूत ओपनिंग के बाद दिन में फिसलकर 630 रुपए के आसपास आ गया। दिलचस्प बात ये रही कि जिस समय हिंदुस्तान जिंक का शेयर नीचे आया, उसी समय चांदी की कीमतों में भी करीब 20,000 रुपए प्रति किलो की तेज गिरावट देखने को मिली। मेटल शेयरों और कमोडिटी कीमतों के बीच ये कनेक्शन अक्सर देखा जाता है। अब एटी सेक्टर की बात करें तो कोफोर्ज को लेकर मैक्वारी का बड़ा फैसला चर्चा में है। ब्रोकरेज ने कोफोर्ज की रेटिंग अंडर परफॉर्म से आउट परफॉर्म कर दी है और टारगेट प्राइस 1260 से बढ़ाकर 2,230 रुपए कर दिया है। इस अपग्रेड की सबसे बड़ी वजह कोफोर्ज द्वारा एनकोरा का अधिग्रहण है। मैक्वारी का मानना है कि इस डील से कंपनी का सर्विस पोर्टफोलियो मजबूत होगा और लॉन्ग टर्म में
अरविंद फैशंस ने अपनी सब्सिडियरी में बची हुई 31.25% हिस्सेदारी फ्लिपकार्ट इंडिया से खरीदने का फैसला किया है। ये डील पूरी तरह डाइल्यूटेड बेसिस पर होगी, जिससे कंपनी का कंट्रोल और मजबूत होगा। L&T ने 4 दिनों में करीब 15,000 करोड़ रुपए तक के 3 बड़े ऑर्डर हासिल किए हैं। ये प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के आसपास कनेक्टिविटी सुधारने और IT व इंडस्ट्रियल हब्स को सपोर्ट करने से जुड़े हैं। मुथूट माइक्रोफिन का इंडिविजुअल लोन AUM 1,000 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है और कुल AUM 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। कंपनी देश भर में 3.36 मिलियन से ज्यादा ग्राहकों को सर्विस दे रही है, जो इसके मजबूत ग्रोथ ट्रेंड को दिखाता है। आरफिन इंडिया लिमिटेड को डायमंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर से 321 करोड़ रुपए का रिपीट ऑर्डर मिला है, जिसमें 11,000 मीट्रिक टन एल्यूमिनियम कंडक्टर्स की सप्लाई करनी है। ये सप्लाई जनवरी 2026 से नवंबर 2026 के बीच की जाएगी, जिससे कंपनी की फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी मजबूत होती दिख रही है। स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड ने अपने स्ट्रेस्ड लोन पोर्टफोलियो को एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। इस डील के बदले कंपनी को करीब 34.55 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा स्पंदना स्फूर्ति ने अपनी फंडिंग पोजीशन मजबूत करने के लिए 415 करोड़ रुपए के NCDs भी जारी किए हैं। ये सिक्योर्ड और लिस्टेड डिबेंचर्स हैं, जिनसे कंपनी को लॉन्ग टर्म कैपिटल मिलेगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 12 दिसंबर के बाद से अब तक 569 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर हासिल किए हैं। ये ऑर्डर डिफेंस और नॉन डिफेंस दोनों सेगमेंट्स में फैले हुए हैं, जिससे कंपनी का ऑर्डर बुक और मजबूत हुआ है। इन ऑर्डर्स में रेडार्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, सिम्युलेटर्स, फायर कंट्रोल सिस्टम्स और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर जैसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स शामिल हैं। इससे साफ है कि BEL को लगातार डाइवर्सिफाइड डिमांड मिल रही है। इससे पहले भी BEL ने 776 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलने की जानकारी दी थी, जिसमें एंटी ड्रोन सिस्टम्स और इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट शामिल थे। ये भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने का सीधा फायदा दिखाता है। हुनासा कंज्यूमर लिमिटेड में प्रमोटर वरुण अलाग ने ब्लॉक डील के जरिए अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। उन्होंने 270 रुपीस प्रति शेयर के भाव पर करीब 18.52 लाख शेयर खरीदे, जिसकी कुल वैल्यू लगभग 50 करोड़ रुपए रही। इस खरीद के बाद वरुण अलाग की हिस्सेदारी बढ़कर 32.45% हो गई है। आमतौर पर प्रमोटर बाइंग को कंपनी के फ्यूचर पर भरोसे के संकेत के तौर पर देखा जाता है। अब प्रमोटर ग्रुप की कुल हिस्सेदारी 35.54% तक पहुंच गई है, जिससे मार्केट को ये संदेश जाता है कि प्रमोटर्स लॉन्ग टर्म में कंपनी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड ने अपनी डिजिटल सब्सिडियरी आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल लिमिटेड में 40 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये निवेश राइट्स इशू के जरिए किया गया है और पूरा पैसा कैश में दिया गया है। इस निवेश के बाद भी ABCDL में आदित्य बिरला कैपिटल की हिस्सेदारी 100% बनी हुई है। कंपनी का कहना है कि ये पैसा डिजिटल बिजनेस की ग्रोथ और फ्यूचर फंडिंग जरूरतों के लिए इस्तेमाल होगा। रेल विकास निगम लिमिटेड को ईस्ट कोस्ट रेलवे के एक प्रोजेक्ट में L1 बिडर घोषित किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत कांताबांजी में 200 वैगन्स की कैपेसिटी वाला ओवरहॉल वर्कशॉप बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 201.23 करोड़ रुपए है और इसे 18 महीनों में पूरा किया जाना है। RVNL इस टेंडर में सोल बिडर रही है, जिससे ऑर्डर मिलने की संभावना और मजबूत हो गई है। इसके अलावा RVNL को सदर्न रेलवे से 145.35 करोड़ रुपए के ट्रैक्शन पावर प्रोजेक्ट के लिए पहले ही LOA मिल चुका है। ये प्रोजेक्ट रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन और फ्रेट कैपेसिटी बढ़ाने से जुड़ा हुआ है। कंपनी ने साफ किया है कि ये ऑर्डर नॉर्मल बिजनेस का हिस्सा है और इसमें कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है। ऐसे लगातार रेलवे ऑर्डर्स RVNL के लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट करते हैं। हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बनाने वाली क्यूपिड लिमिटेड ने सऊदी अरेबिया में नया FMCG मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए बोर्ड से इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लिया है। ये कदम कंपनी की FMCG एक्सपेंशन स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जिससे मिडिल ईस्ट में मौजूदगी बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है। ये प्रपोज्ड प्लांट सऊदी अरेबिया यानी KSA में लगाया जाएगा, जिसका मकसद सिर्फ लोकल मार्केट ही नहीं बल्कि पूरे गल्फ कोऑपरेशन रीजन यानी GCC रीजन में कंपनी की पकड़ मजबूत करना है। इससे क्यूपिड को नए इंटरनेशनल मार्केट्स में ग्रोथ का मौका मिलेगा। इस खबर के बाद शेयर बाजार में भी हल्की सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। मंडे दिसंबर 29 को क्यूपिड लिमिटेड का शेयर 470 रुपीस पर बंद हुआ, जो दिन की शुरुआत के मुकाबले करीब 1.56। बंधन बैंक को लेकर बड़ा अपडेट ये है कि बैंक अपने करीब 3,212 करोड़ रुपए के माइक्रो फाइनेंस बैड लोन्स को एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ इंडिया को बेचने जा रहा है। इससे बैंक का NPA यानी खराब कर्ज का दबाव कम होगा और आगे बैलेंस शीट साफ होने से प्रॉफिटेबिलिटी सुधरने की उम्मीद बनती है। बंधन बैंक का शेयर पहले ही अपने पुराने हाई से काफी नीचे आ चुका है और अभी करीब 150 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसे में बैड लोन सेल की ये खबर शॉर्ट टर्म में स्टॉक को सपोर्ट दे सकती है, हालांकि बैंक अभी भी रिस्क कैटेगरी में ही आता है। कोनाक इंजीनियरिंग एक स्मॉल कैप कंपनी है, जहां आज करीब 5% की तेजी देखने को मिली। कंपनी को लगभग 30.38 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है, जिसकी वजह से शेयर में दिन के दौरान तेज मूव भी दिखा।
मार्केट सेंटिमेंट कमजोर होने की वजह से दिन के ऊपरी स्तर से स्टॉक थोड़ा नीचे आया, लेकिन फिर भी पॉजिटिव क्लोज देना एक अच्छा संकेत माना जा रहा है। स्मॉल कैप होने के कारण रिस्क जरूर है, लेकिन ऑर्डर फ्लो इसे इंटरेस्टिंग बनाता है। ACBC लिमिटेड भी एक रिलेटिवली स्मॉल कंपनी है, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 1.5-2 हजार करोड़ रुपए के आसपास है। कंपनी को लगभग 30 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जो इसके साइज के हिसाब से काफी मीनिंगफुल माना जा रहा है। कंपनी के पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू, प्रॉफिट और मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। लो शेयर प्राइस होने के बावजूद फंडामेंटल्स ठीक होने की वजह से ये स्टॉक शॉर्ट टर्म नजर में रखा जा सकता है। एवेंटल एक डिफेंस सेक्टर कंपनी है जो रिस्क कैटेगरी में आती है। कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के नेवल एविएशन विंग से करीब 4 करोड़ रुपए का डिफेंस ऑर्डर मिला है, जिसकी कंप्लीशन टाइमलाइन जनवरी 2028 तक की है। डिफेंस ऑर्डर्स लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी देते हैं, लेकिन कंपनी का साइज छोटा होने की वजह से वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है। ऐसे में ये स्टॉक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी में गिना जा सकता है। माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ने आज मार्केट में अच्छा रिस्पांस दिया और शेयर करीब 6% चढ़ा। कंपनी को MPU VNL से करीब 342 करोड़ रुपए का सॉलिड ऑर्डर मिला है, जो इसके ऑर्डर बुक को काफी मजबूत करता है। कंपनी के पिछले क्वार्टर्स में प्रॉफिट, रेवेन्यू और मार्जिन्स में ग्रोथ दिखी है। स्मॉल कैप होने के बावजूद फंडामेंटल्स मजबूत हैं, इसलिए इस स्टॉक पर भी नजर रखी जा सकती है। सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस को NTPC रिन्यूएबल एनर्जी से करीब 725 करोड़ रुपए का बड़ा EPC ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर साइज कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन के मुकाबले काफी बड़ा है, जो ग्रोथ पोटेंशियल दिखाता है। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड को लेकर खबर ये है कि कंपनी भूटान में ताज पारो रिजॉर्ट एंड स्पा के जरिए अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस बढ़ाने जा रही है। इससे टाटा ग्रुप की हॉस्पिटैलिटी आर्म की ग्लोबल रीच और मजबूत होगी। मोतीलाल ओसवाल की ये रिपोर्ट साफ इशारा करती है कि 2026 में वही स्टॉक्स बेहतर कमाई दे सकते हैं, जहां अर्निंग्स की विजिबिलिटी साफ हो, बैलेंस शीट मजबूत हो और सेक्टर से पूरा सपोर्ट मिले। रिपोर्ट में चुने गए इन 10 स्टॉक्स में करीब 12% से 46% तक का पोटेंशियल रिटर्न बताया गया है। भारती एयरटेल को ARPU यानी प्रति ग्राहक कमाई में लगातार सुधार, तेज 5G रोल आउट और ब्रॉडबैंड एक्सपेंशन से मजबूती मिल रही है। डेटा सेंटर बिजनेस भी फ्यूचर ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है और कैपेक्स कंट्रोल में होने से फ्री कैश फ्लो बेहतर हो रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एसेट क्वालिटी मजबूत बनी हुई है और क्रेडिट ग्रोथ लगातार जारी है। रिटेल, SME और कॉर्पोरेट लोन्स तीनों से बैलेंस्ड ग्रोथ दिख रही है, जिससे बैंक की अर्निंग सस्टेनेबिलिटी मजबूत नजर आती है। HCL टेक IT सेक्टर में अपनी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और AI बेस्ड सॉल्यूशंस के चलते पसंदीदा स्टॉक बना हुआ है। बेहतर कैश फ्लो जनरेशन और स्टेबल मार्जिन्स इसे लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव बनाते हैं। वर्नियर इन्वेंट्री लेड मॉडल और क्विक कॉमर्स बिजनेस की वजह से तेजी से रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। कंपनी के मार्जिन्स धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, जिससे आने वाले समय में प्रॉफिटेबिलिटी और मजबूत हो सकती है। TVS मोटर को डोमेस्टिक डिमांड, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट और एक्सपोर्ट्स तीनों से सपोर्ट मिल रहा है। EV पोर्टफोलियो मजबूत होने की वजह से कंपनी फ्यूचर मोबिलिटी ट्रेंड के साथ अच्छी तरह अलाइंड है। मैक्स फाइनेंशियल इंश्योरेंस सेक्टर में बेहतर प्रोडक्ट मिक्स और राइजिंग VNB मार्जिन्स के चलते स्ट्रॉन्ग बेट माना जा रहा है। लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन और सेविंग्स प्रोडक्ट से अर्निंग्स विजिबिलिटी साफ दिखती है। बायोकॉन विट्रियस डील के बाद अब एक मजबूत ग्लोबल बायोलॉजिक्स प्लेयर बन चुकी है। FY 25 से 28 के बीच अर्निंग्स रिकवरी की उम्मीद है, जिससे स्टॉक में री-रेटिंग का स्कोप बन सकता है। JK सिमेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन, कॉस्ट कंट्रोल और ग्रीन एनर्जी फोकस की वजह से सेक्टर में मजबूत पोजीशन बनाए हुए है। इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग डिमांड से कंपनी की ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट मिल रहा है। पूनावाला फाइनकॉर्प डिजिटल फर्स्ट मॉडल और रिटेल लोन ग्रोथ के चलते हाई ग्रोथ NBFC के तौर पर देखा जा रहा है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच से ऑपरेशनल एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी बेहतर हो रही है। प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स को अरोमा केमिकल्स की ग्लोबल डिमांड और कैपेसिटी एक्सपेंशन से फायदा मिल रहा है। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ और नीश प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इसकी लॉन्ग टर्म स्टोरी को मजबूत बनाते हैं। हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DAC की मीटिंग रीशेड्यूल हुई थी और आज शाम फाइनली उस मीटिंग का आउटकम सामने आ गया है, जो मार्केट के लिए अहम माना जा रहा है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने करीब 79,000 करोड़ रुपए के डिफेंस खरीद प्रस्तावों को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है। ये खरीद आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को मजबूत करने के लिए की जाएगी, जिससे लॉन्ग टर्म में डिफेंस सेक्टर को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। इंडियन आर्मी के लिए लॉइटरिंग म्यूनिशंस को मंजूरी मिली है, जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा लो लेवल लाइट वेट रेडार्स खरीदे जाएंगे, जिनका काम दुश्मन की ड्रोन्स और लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट और ट्रैक करना है। आर्मी के लिए लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट्स भी अप्रूव हुए हैं, जिससे पिनाका मिसाइल सिस्टम की रेंज और एक्यूरेसी बढ़ेगी। साथ ही एडवांस ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम से बॉर्डर और सेंसिटिव एरियाज की सुरक्षा और मजबूत होगी। इंडियन नेवी के लिए टग बोट्स, हाई फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज और हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को मंजूरी मिली है। आसान शब्दों में कहें तो इससे नेवल कम्युनिकेशन, सर्वेलेंस और शिप मैनोवरिंग कैपेबिलिटी बेहतर होगी।
इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम्स को अप्रूव किया गया है। इसका मकसद एयरक्राफ्ट सेफ्टी को बढ़ाना है ताकि हर मौसम में लैंडिंग और टेक ऑफ ज्यादा सुरक्षित हो सके। एयरफोर्स के लिए अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल, स्पाइस 1000 गाइडेड किट्स और फुल मिशन सिमुलेटर्स को भी मंजूरी मिली है। इससे पायलट्स की ट्रेनिंग और कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस दोनों मजबूत होंगी। इस पूरी डिफेंस खरीद का सीधा और इनडायरेक्ट फायदा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को मिल सकता है। इन्वेस्टर्स की नजर अब इस पर है कि आने वाले दिनों में किन कंपनीज को एक्चुअल ऑर्डर्स मिलते हैं।